नमस्कार, स्वागत है आपका सरोकार में। मैं हूं अमृता राय। देश में शिक्षा के अधिकार कानून लागू हुए 5 साल हो गए। 6 से 14 साल के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान 1 अप्रैल 2010 से लागू है, लेकिन अब भी ये सवाल बना हुआ है कि क्या तय लक्ष्यों की भावना के अनुरूप इस कानून ने अपनी राह तय कर ली है। अगर हाल में आए सरकारी और गैर सरकारी रिपोर्ट्स पर गौर करें तो बेशक स्कूलों में बच्चों का दाखिला बढ़ा है, लेकिन दक्षता में कोई सुधार नहीं है। आरटीई लागू होने के बाद से देश में 43,668 स्कूल, 7 लाख क्लासरूम, 5.5 लाख टॉयलेट और 34,000 पीने के पानी की सुविधाएं बढ़ी हैं। लेकिन अगर कानून के लागू होने के सभी पैमानों को जोड़कर देखें तो आज भी ऐसा कोई राज्य नहीं है जहां कानून पूरी तरह से सफल माना जाए। सिर्फ 8% स्कूल ऐसे हैं जो आरटीई कानून के लिए दर्ज मानदंडों पर खरे उतरते हैं और स्कूलों में साल में कम से कम 220 दिन पढ़ाई की शर्त कहीं भी पूरी नहीं हो पा रही है। तो एक तरफ जागरूकता में कमी साफ देखने को मिल रही है, दूसरी तरफ सरकारों की अनदेखी भी इस कानून के लागू होने में बाधा बन रही है। आलम तो ये है कि 14वें वित्त आयोग की सिफारिशें लागू होने का हवाला देकर केंद्र ने भी इस बार सामाजिक क्षेत्र और खासकर स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग के मद में 13,000 करोड़ रुपए की कटौती कर दी है। इन सभी संदर्भों में ये सवाल उठना लाजमी है कि क्या हमारा देश अपने कानूनों पर गंभीरता से अमल के लिए तैयार है। आज हम चर्चा इसी मुद्दे पर करेंगे कि आखिर अपने लक्ष्य से कितनी दूर है शिक्षा के अधिकार का कानून। और आज इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ कई खास मेहमान स्टूडियो में मौजूद हैं। हमारे साथ हैं बीजेपी के सांसद अनिल माधव दवे। आप पर्यावरण और शिक्षा दोनों में महारत हासिल है आपको और आपने काफ़ी काम किया है। आपसे पूछेंगे कि आखिर आपकी सरकार और आपके नज़रिए में क्या कोई समानता है या अलग अलग दिशा में आप लोग सोचते हैं। लर्निंग बेस्ड आउटकम वाले ये एजुकेशन का अधिकार नहीं है। क्या आपको लगता है कि गुणवत्ता का स्तर सुधारने का कोई एक नया एडिशन इस कानून में करने की ज़रूरत है ताकि गुणवत्ता को सुनिश्चित किया जा सके? देखिए, अगर हम देश की शिक्षा पे विचार करेंगे और विशेष करके प्रारंभिक शिक्षा पे विचार करेंगे तो हम कंपार्टमेंट में नहीं सोच सकते, उसको उसकी समग्रता से सोचना पड़ेगा। अभी आप कह रहे थे कि 60 साल और लग जाएंगे। हमने तो पूछा, हम तो 60 पहले लग गए। हाँ। और 15 अगस्त 1947 के बाद जो काम आने वाले 5 सालों में हो जाना चाहिए था, उसको हम 5 साल पहले उसके लिए कानून लाते हैं। कोई ये नहीं पूछता है कि ये ऐसा क्यों हुआ। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अपने आप में ये शब्द भी ठीक नहीं है। राइट टू एजुकेशन ये किसी एक्टिविज़म से उपजा हुआ शब्द है। बेसिकली होना ये चाहिए था ड्यूटी टू प्रोवाइड एजुकेशन। ये पालक का, पॉलिसी मेकर्स का, नीति निर्धारकों का कर्तव्य है कि वो अपने आने वाली पीढ़ी को वह शिक्षा दे जिस शिक्षा का उसको आवश्यकता है, जो उसको बनाने की ज़रूरत है। इसलिए मैं तो शुरुआत से ही इस बात के लिए पक्षधर हूँ कि हमें भारत की इस वर्तमान व्यवस्था के ऊपर फिर से पुनर्विचार करना चाहिए। और मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, जब भी पुनर्विचार हो, आप अभिजात्य वर्ग, शहरों के अंदर प्लान करने वाले लोग और बड़े लोगों से मत पूछिए कि शिक्षा क्या होना चाहिए। अगर ये पूछना है तो गांव के व्यक्ति से पूछिए, क्योंकि सही शिक्षाविद वहाँ रहता है। नहीं, वो ठीक है, लेकिन जो आप कह रहे हैं कि पुनर्विचार करने की ज़रूरत है, आप उस जगह पे हैं जहां आप इसको आगे बढ़ा सकते हैं। मैं तो सवाल ये पूछना चाह रही हूं कि जो आप कह रहे हैं ड्यूटी टू प्रोवाइड एजुकेशन की बात आप कर रहे हैं, तो क्या ड्यूटी टू प्रोवाइड एजुकेशन यानी परिभाषा बदलने की बात जो आपकी है, वो आपकी सरकार इस पर विचार करेगी कि इसकी परिभाषा बदल दी जाए? और क्या सिर्फ परिभाषा बदलने से भविष्य बदल सकता है इसका? आप परिभाषाओं से लगता है कभी कभी हमारे यहाँ शब्द को ब्रह्म कहा है। ये पत्नी है, ये मित्र है, ये साथी है। संबोधन से रिलेशन डेवलप होते हैं, इसलिए सही शब्दों का प्रयोग करना ही चाहिए। और अपने यहाँ कहा गया है कि गलत शब्द का प्रयोग करना गोहत्या के बराबर पाप है। इसलिए हर विद्वान व्यक्ति का कर्तव्य है कि वो कहे। और मैं केवल शब्द के लिए नहीं कह रहा हूँ,
होशंगाबाद ज़िले के सारे स्कूलों के अंदर बच्चों के लिए, लड़कियों के लिए और लड़कों के लिए 1880 स्कूल हैं। मैंने कहा है 15 अगस्त 19 और 15 अगस्त 2015 तक सब में टॉयलेट्स होना चाहिए। इसमें ही मेरे को पसीना आ गया। क्या सिर्फ शब्द और परिभाषा बदलने से काम चल जाएगा या उस पर अमल करके, उस पर कार्य करके दिखाने की ज़रूरत है? शब्द और परिभाषा के माध्यम से मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि हम उसे बहुत छोटा ना करें। शब्द की अपनी बहुत बड़ी भूमिका होती है और ये केवल शुरुआत के लिए कह रहा हूँ, क्योंकि पॉलिसी बनाने वाले लोग जब बैठ करके पॉलिसी बनाते हैं तो वो बनाते ही त्रुटिपूर्ण है, इसलिए जब मैदान पे उतरती है तो वो सारी दुर्घटनाओं को जन्म देती है। और आपने कहा है कि आपकी सरकार है, इसके अंदर आप करेंगे कि नहीं करेंगे, इसमें कुछ सोचने का विषय ही नहीं है। जहाँ पहला अवसर मिलेगा और जो जो कुछ संभव होगा वो करेंगे। जो बजट की बात कही गई है वो मुझे लगता है कि केवल 25% बजट है। हमारे यहाँ अर्थ धर्म काम मोक्ष कहा है, पैसे की आवश्यकता है, अन्य उसकी ज़रूरत है, लेकिन वो 25% है। भाई अगर जो लोग उसे क्रियान्वित कर रहे हैं, उस जिला शिक्षा अधिकारी का क्या करो, प्रिंसिपल का क्या करो, उस टीचर्स का क्या करो, उन सारे लोगों का क्या करो, उसको ट्रेनिंग देने का क्या करें और उस पाठ्यक्रमों का क्या करो जो महान विद्वानों ने खड़े कर दिए और उन्होंने कहा कि साहब यही ठीक है। आपने ये सिखाया ही नहीं कि इस ज़िले का इतिहास क्या है, परिवार का इतिहास क्या है, मोहल्ले का इतिहास क्या है। 1857 में तेरे इस संभाग से कौन कौन लोग फांसी पे चढ़ गए थे। अनिल माधव दवे जी, अभी अमरीश राय ये सवाल उठा रहे हैं कि आपने और ख़ासतौर से बीजेपी ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में ये वादा किया कि कंप्लीट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ आरटीई करेगी, यानी शिक्षा के अधिकार कानून का पूरी तरह से इम्प्लीमेंटेशन किया जाएगा। लेकिन व्यवहारिक स्तर पर, रियलिटी के स्तर पर क्या सचमुच 1 साल के अंदर सरकार उस दिशा में आगे बढ़ पाई है? मैं आज इस सेगमेंट में ये चर्चा करूंगी और सभी हमारे मेहमानों से ये जानना चाहूँगी, क्या रियलिटी के स्तर पर कोई भी कदम आगे बढ़ा है सरकार का? देखिए, अब हम जिस युग में चले गए हैं और ये जो ऑडियंस सामने बैठा है, ये वोटर है। अगर 5 साल बाद किए गए वादों को आपने पूरा नहीं किया तो ये बाहर कर देगा। और फिर वो चाहे अनिल माधव दवे हो या एक्स हो या वाई हो या जेड हो, इसलिए काम करने वाली, रिजल्ट ओरिएंटेड, परिणाम देने वाले लोगों की आवश्यकता है। लेकिन मेरे कहने का एक और यहाँ उद्देश्य है कि आप हर 6 महीने और साल भर के अंदर उसको चेक मत करिए, 5 साल बाद, क्योंकि डेमोक्रेसी में आपने कहा है कि 5 साल बाद रिव्यू करेंगे कि आपने क्या कहा था और क्या किया। और अगर ये हमारी सरकार ये नहीं करती है तो इस मतदाता को वो सब करने का अधिकार है जिसके लिए उसको अधिकार जो पहली झलक मिली है इस सरकार की, जो खास तौर से आर्थिक मद में दिए जाने वाले सर्व शिक्षा अभियान के आर्थिक मद में दिए जाने वाला जो पैसा था उसको घटा दिया गया है। इससे एक जो झलक मिलती है, एक जो इम्प्रेशन आता है, वो थोड़ा बदला हुआ इम्प्रेशन है, आपके वादे से भटकता हुआ इम्प्रेशन। मेरा निवेदन है कि आप बहू के रुमाल को देख करके उसके पूरे चरित्र का वर्णन मत करिए, साल 6 महीने की बात मत करिए। अनिल जी, मैं इन्हीं के पास जाऊँ उससे पहले फिर एक सवाल आपसे करना चाहती हूँ। उन्होंने कहा, और सभी हमारे यहाँ पे जो विशेषज्ञ बैठे हैं उन सबका ये मानना है कि देखिए, अगर आपको स्तर में सुधार करना है तो उसको होलिस्टिक वे में, इस कानून को होलिस्टिक वे में लागू करना पड़ेगा। और उसको होलिस्टिक वे में लागू करने के लिए आर्थिक आवंटन एक बहुत बड़ा कंपोनेंट है। अगर आप उसको आर्थिक मदद नहीं देंगे सरकारों को या स्कूलों को, तो फिर उसमें आगे बढ़ोतरी की संभावना कम हो जाएगी। तो आर्थिक आवंटन तो महत्वपूर्ण चीज़ है ही, लेकिन दूसरे उन्होंने जिस जिम्मेदारी की आप बात कर रहे थे उसको अगर दूसरे शब्दों में, उनके शब्दों में कहा जाए तो वो कह रहे हैं परफॉर्मेंस बेस्ड या आउटकम बेस्ड शिक्षा को करना चाहिए। क्या इन दोनों चीज़ों से आप सहमत हैं? बिल्कुल, आप जिस होलिस्टिक की बात कर रहे हैं उसको मैं समग्र कह रहा था। जिसको आप एक शब्द दे रहे थे, मैं उसको दूसरा शब्द दे रहा था। किसी को बुरा लग सकता है कि ये शब्द भ्रम है, लेकिन वो एक ही शब्द है। आपने होलिस्टिक का टोटलिटी में देखना चाहिए। मैं कह रहा हूँ समग्रता से सोचना चाहिए। बिल्कुल साहब, हर चीज़ समग्रता से सोचने की ज़रूरत है और उसको लेकर के प्रामाणिकता से हर बॉडी को काम करने की ज़रूरत है, चाहे सिविल सोसाइटी हो, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन हो, चाहे पॉलिटिशियंस हो। और जो कुछ करने की आवश्यकता होगी उसको करने का प्रयास पूरी प्रामाणिकता से करेंगे। और बीइंग ए पॉलिटिकल पार्टी में इतना कह सकता हूँ कि ये जो युवा पीढ़ी बैठी है ये इतनी इंटेलिजेंट है
इसके ऊपर हम भरोसा नहीं कर रहे हैं। ये 5 साल बाद आप कुछ भी बोलिए, ये हिसाब लगाएगी और ये बोलेगी कि हाँ इन्होंने ऐसा किया है। मैं चाहती हूँ कि ये युवा पीढ़ी तो वो युवा पीढ़ी है जो बिना राइट टू एजुकेशन के बढ़ के आगे आई है, लेकिन जो राइट टू एजुकेशन में इस समय युवा पीढ़ी आने वाली है, यानी बच्चों की जो पीढ़ी अभी तैयार हो रही है, वो सिर्फ 8% है और वो इनसे पीछे न रहें, वो इनसे आगे जाएं, वो इनसे पीछे न रहें। ये भी कोई बहुत अच्छी व्यवस्था से नहीं आए हैं। हाँ। जिस स्कूल में मैं पढ़ता था उस पे झाड़ू में लगाता था, उसके अंदर टाटपट्टी में बिछाता था, लेकिन वहाँ बैठे हुए कई लोग, लेकिन वहाँ एजुकेशन का स्तर हो सकता है इनके स्कूलों के एजुकेशन के स्तर से ज्यादा अच्छा हो, क्योंकि पढ़ाने वालों को नीचा नहीं दिखाना चाहता। नहीं जी, क्या आपकी सरकार एक ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट ले आएगी कि सच से हम इतने पैसे दे रहे हैं और सरकार के अलग और दूसरे जो बजट हैं उसमें से कितने पैसे दिए जा रहे हैं? वित्तीय मामलों में मैं इतना ही कह सकता हूं कि आप बहुत गौर से देखेंगे तो धीरे धीरे हमने एक फाइनेंशियल डिसिप्लिन खड़ा करने की कोशिश की है। और उसका एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ, वो इस एजुकेशन से नहीं है। 32 खदानों का जो कॉल ब्लॉक एलोकेशन हुआ है उस पर 2,08,000 करोड़ रुपए सरकार के खाते में आए हैं। तो भविष्य में शिक्षा को ज़्यादा से ज़्यादा फंड जा सके, और शेष से जो आ रहा है वो अपनी जगह ठीक है, लेकिन इसके लिए पहले एक बार पूरी फाइनेंशियल सिस्टम में डिसिप्लिन, ट्रांसपेरेंसी, उससे पैदा होने वाला पैसा ठीक से नीचे तक पहुंच जाए। जो राजीव गांधी कहते थे ना कि 85% ही नहीं पहुंचता, 15% जाता है। तो कितनी बड़ी बात है कि हार्ट जो है वो उस ऑर्गन तक ब्लड नहीं पहुंचा रहा है। इसलिए सारी बातें करने के लिए थोड़े समय की आवश्यकता है। अभी मुझे लगता है कि हम बहुत जल्दी कर रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि पूत के पाँव पाड़ने में बाकी सारा ठीक है, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूँ कि हम अपने उद्देश्य में प्रामाणिक हैं और लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए परिश्रम की कोई सीमा बाकी नहीं रखेंगे। कि आप शब्द पर बहुत जोर दे रहे हैं कि शब्द की बहुत महत्व है। आपने योजना आयोग को नीति आयोग कर दिया, उसका अभी तक कोई महत्व में दिखाई नहीं दिया। दूसरा, आप बार बार ये कह रहे हैं हम 5 साल इंतजार करें, तो लोहिया जी कहते थे कि जिंदा कौम में 5 साल इंतजार नहीं करती। तो आप, क्योंकि अभी तक हमें कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है कि आप किस दिशा में आपकी शिक्षा नीति जा रही है, कहीं तक कुछ नहीं दिख रहा है। इस पर चलिए, मैं इस बात का बहुत मुझे सुख है कि किसी युवा ने लोहिया के लिए कोई बात तो की, क्योंकि मैं पुराना लोहियाई हूँ। और जहाँ तक रहा सवाल इस बात का कि नहीं मित्र, मैं बहुत गौर से कह रहा हूँ, मैं बहुत प्रामाणिकता से कह रहा हूँ, ये बहुत ज़रूरी है। त्रिपुरा के कम्युनिस्ट पार्टी के सीएम हैं और उनकी प्रशंसा करते हुए मैं कह रहा हूँ कि उस व्यक्ति ने अपना लोकल प्रशासन, चाहे डिप्टी कलेक्टर हो, कलेक्टर हो, उसको कहा कि कोक बोराक भाषा सीख। आप तमिलनाडु के अंदर खसरा खतौरी सारी चीज़ें उठा करके अंग्रेजी में पकड़ा देते हैं, उसको आती नहीं है। तो मेरे कहने का तात्पर्य है कि प्रारंभिक शिक्षा, प्रारंभिक प्रशासन, प्रारंभिक विषय ये स्थानीय भाषा में होना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें कहाँ कन्फ्यूज़न है भाई। लेकिन आप देख लो कि 65 सालों से हमने क्या सिखा रखा है, यही सिखा रखा है। इसलिए ये जो लोहिया जी कहते थे, तो लोहिया जी तो अब उनके लिए मैं कुछ नहीं बोल सकता, लेकिन इस तरह की अगर 5 साल इंतजार नहीं कर तो सकती। इसे कहने का तात्पर्य ये था कि वो जागृत कौमें हैं और जागृत कौमें निरंतर किसी चीज़ का मूल्यांकन करती रहती है। तो हमने निरंतर मूल्यांकन करना चाहिए और इस मूल्यांकन के अंदर पूरी प्रामाणिकता से करना चाहिए। ड्यूटी टू एजुकेशन होनी चाहिए, ना कि राइट टू एजुकेशन। तो मैंने कहा कि आपने योजना आयोग को नीति आयोग कर दिया। हाँ। इस तरह आप राइट टू एजुकेशन को ड्यूटी टू एजुकेशन कर देंगे तो उससे कुछ फर्क पड़ेगा क्या? नहीं, संपूर्ण तंत्र बदलना पड़ेगा, लेकिन बदलने की शुरुआत संबोधन से करना पड़ेगी, चीज़ों से करना पड़ेगी, कहने से करना पड़ेगी। और इसके लिए मेरा निवेदन है कि आप इसको हल्के में मत लीजिए, किसी पॉलिटिकल डिबेट जो टीवी में चलती रहती है उस रूप में मत देखिए। हम शिक्षा पर मंथन कर रहे हैं और गंभीरता से इस बात पे विचार कर रहे हैं। इसलिए सारे शब्दों के बाबा साहब आम्बेडकर ने संविधान में एक एक शब्द इतना सोच सोच के डाला है कि मैं हैट्स ऑफ हूँ। मैं सोचता हूँ कि किसी आदमी ने कितना सोचा। अच्छा हुआ ये देवता लोग नहीं थे, नहीं तो मालूम नहीं क्या बना देते। देखिए, आपने कहा था कि जिम्मेदारी समझने की बात है और अधिकार की बात नहीं है, लेकिन सवाल ये है कि आप जिस जिम्मेदारी की बात से चर्चा की शुरुआत की थे, उस जिम्मेदारी को आगे लेकर चलेगी सरकार? नई सरकार, मौजूदा सरकार इसको आगे लेकर अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए तैयार है? और जो एक सवाल इन्होंने उठाया था कि जिम्मेदारी तो तब समझ में आती है जब उस कानून का कोई पालन न करता हो तो उसको दंडित किया जाए, वो अभी इसमें कहीं है नहीं। देखिए, एक इसका जवाब देना मैं जरूर चाहता हूँ, क्योंकि उसने जो प्रश्न पूछा था कि डाइवर्सिटी के बाद में भी एक एकात्मता क्यों नहीं है।
देखिए, ये एकात्मता सोच में नहीं है। आज हम दूसरों को गलत बोलते रहते हैं। कभी हमने हमारी काम वाली बाई से पूछा कि तेरा बच्चा जहाँ पढ़ रहा है उसको मैं पढ़ा देता हूँ, या कभी हमने हमारी डाइनिंग टेबल पर काम वाली बाई को कहा कि आज नाश्ता मेरे साथ कर ले। भाई साहब, ये जितने अभिजात के लोग हैं ना, ये जो बातें करते हैं ना, इनको मैं कभी कभी सोचता हूँ कि अपने घरों में क्या है। और जहाँ तक आपने कहा कि सरकार का विषय क्या है, तो मैं आपको स्पष्ट बता दूँ, सरकार पूरी प्रामाणिकता से, दंडित करने का सवाल नहीं, हर काम के अंदर गवर्नेंस एक रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम है। अगर आप कर सकते हैं तो करिए, नहीं तो घर चले जाइए। कोई आपको किसी ने बुलाया नहीं था कंकुपत्री दे करके कि आप आइए और सरकार के अंदर सेवा करिए। इसलिए हम पूरी प्रामाणिकता से इसको करने का प्रयास करेंगे। और जब समय हिसाब देने का आएगा, तब आप हमारा डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंस देख लीजिएगा, खाता बही देख लीजिएगा। आपको लगेगा कि ठीक है तो अगली बार बात कहिएगा, नहीं है तो कहिएगा कि गुड बाय। चलिए, जब समय हिसाब देने का आएगा तो मैं क्या, ये तमाम लोग आपसे सवाल पूछेंगे। लेकिन आज अगर पिछले 5 सालों का हिसाब देखें तो सिर्फ 8% सफलता हासिल किया है इस कानून ने। उम्मीद है कि मौजूदा सरकार अपनी जिम्मेदारी समझते हुए और आपके हिसाब से उस परिभाषा को, शब्द की जिम्मेदारी समझते हुए आगे बढ़ेगी, तभी शायद इसको पूरी समग्रता से लागू किया जा सकेगा। हम उम्मीद करते हैं कि बच्चों का भविष्य आज इस चर्चा के बाद से और बेहतर ही होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।